वो दो चीज़ों पर आधारित है। सबसे पहला एक तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा, नाम है इसका लैटिस एनर्जी। नाम सुना है? जो कि आयनिक बॉन्ड में बनता है। आपके पेपर अगर जल्दी आ रहे हैं तो लैटिस एनर्जी से सवाल बन सकता है। और दूसरा टॉपिक है बेटा जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। हम दोनों टॉपिक्स को आज की क्लास में ही कवर करेंगे। बड़ा ही बेसिक होता है, आसानी से टॉपिक समझ में भी आता है। ठीक है, चलिए तो लेट मी स्टार्ट द सेशन। मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक जिसका नाम है लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, उसको स्टार्ट करने से पहले ना मुझे एक बॉन्ड पढ़ाना पड़ेगा। नाम है आयोनिक बॉन्ड। सिंस आपको कोवेलेंट बॉन्ड की वेल अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो अब आप आयनिक बॉन्ड को भी सीख लीजिए। देखिए नाम से पता लग रहा है आयनिक बॉन्ड का मीनिंग होता होगा कि यहाँ कहीं कैटायन एनायन की फॉर्मेशन हो रही होगी। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों मैंने तुमसे बोला कि आयनिक बॉन्ड में बेटा जी पहली बात एक मेटल होता है और दूसरा क्या होना जरूरी है बेटा जी? नॉन मेटल। जनरली ऐसा देखा जाता है। देखो वैसे तो 100% कोई भी आयनिक नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी आयनिक है। मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर करता है। तो मैं लिख देता हूँ, ये बॉन्ड बनता है ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर करता है, किसको? नॉन मेटल को। तब इस केस में हम लोग इसको क्या बोल देते हैं बेटा जी? आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं। तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू द नॉन मेटल। एक बात। दूसरी बात काम की बात। दूसरी बात, मेटल से एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया नॉन मेटल की तरफ। सी मैंने बोला बेटा जी मेरे पास एक मिनट, मेरे पास मान लीजिए, पहले इसके बारे में बता देता हूँ आयनिक बॉन्ड के बारे में, कि ये बेसिकली नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। कि कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, नॉन डायरेक्शनल। इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि जो आयनिक बॉन्ड होता है इसकी कोई हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होती। जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती तो ऑब्वियस है इसकी जियोमेट्री भी नहीं होगी, और जियोमेट्री नहीं पढ़ोगे आप इसकी तो ऑब्वियस है आप शेप को भी नहीं पढ़ोगे, और किसी की शेप जियोमेट्री नहीं होंगी तो निश्चित है कि ये आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म भी नहीं शो करेंगे। किसी ने बोला सर माना आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, तो क्या आइसोमेरिज्म के अलावा कोई और चीज नहीं शो करेंगे? एक स्पीसीज है, नाम है इसका आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, एक्चुअली दे विल शो द आइसोमॉर्फिज्म। ये आइसोमॉर्फिज्म शो करेगा, लेकिन क्या नहीं शो करेगा बेटा जी? आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और इसमें कोई संदेह नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड से थोड़ा सा स्ट्रेंथ आयनिक बॉन्ड की क्या मिलेगी आप लोगों को? आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कोवेलेंट बॉन्ड के रिस्पेक्ट में क्या मिलने वाली है आप लोगों को? ज़्यादा मिलने वाली है। अब मुझे लिख देना चाहिए स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक इज समहाउ ग्रेटर देन कोवेलेंट। एक बार आप इसको एक बार नोट करना है, बच्चा डाउट की वजह से ले लेते। स्पीड में आप इसको नोट करना बेटा, स्पीडली नोट इट डाउन। चले भाई आ जाइए बस। अब इधर देख लीजिए प्लीज। होप ये बातें आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। इधर सुन बेटा, जर्नली जो एस ब्लॉक के मेटल है ना वही आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अपने दिमाग में आप लोग रखेंगे, जर्नली एस ब्लॉक मेटल फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। ठीक है, चलो इधर देख लो सभी इधर देखेंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको आराम से इधर देखेंगे सभी। सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आलिया बहुत ध्यान से देख बेटा। आलिया तू लगभग ऑनलाइन है, क्या बात है बेटा? जैसे मान ले बच्चा सोडियम है ना, सोडियम, एक बात बताइए, सोडियम को अगर मैं गैसियस स्टेट में लिखूं तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बदल जाएगा? नहीं, यही रहेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा सोडियम क्या यहाँ स्टेबल है? नहीं। तो सोडियम को कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, जिस एनर्जी का नाम क्या था? आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसा करने से सोडियम भाई कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सोडियम प्लस में। और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम 2,8। ऐसा नो बात कहोगे सर, बातें तो बिल्कुल ठीक है सर, सटीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ऐसा क्यों हो रहा है? टू गेन द स्टेबिलिटी। बॉन्ड बनते ही इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी, बॉन्ड बनते ही स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए स्टेट गैसियस ही रहेगी।
अच्छा, Cl अपनी गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या शो करता होगा प्राचीता? 287 बेटा, सही बात है ना, 17 एटॉमिक नंबर का। तो अब ये जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको गेन करने की कोशिश करेगा। ऐसा करने से क्या मिलेगा इसको? Cl माइनस, और ये भाई साहब कन्वर्ट हो जाएंगे 288 में। इस समय जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी का नाम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। इज इट ओके? इसका मतलब अगर मेरे पास Na प्लस Cl नेगेटिव दोनों गैसियस स्टेट में हैं और मैं इनको बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऐसा करने के लिए पहली एनर्जी जो निकलेगी वो आयनाइजेशन है, दूसरी एनर्जी जो चाहिए वो आयनाइजेशन है, और जो रिलीज होगी उस एनर्जी का नाम क्या है बेटा जी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप कहेंगे सर बात बिल्कुल सटीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक है नहीं, आसानी से ये बातें मेरी क्लास के बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हैं। आगे देखेंगे सभी। पता है मुद्दा कहाँ है? मुद्दा ये है कि अगर इस केस के अंदर, सुनो, अगर इस केस के अंदर मैं तुमसे कहूँ मेरे पास है बेटा जी Na प्लस और मेरे पास है Cl माइनस। Na प्लस बेटा जी 28 था, ऑब्वियस स्टेबल है। Cl माइनस 288 है, ये भी स्टेबल है, दोनों की स्टेट गैसियस है। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है, अगर यार ये पहले से ही स्टेबल हैं, देन वाई गांधी जी मेक नमक, है ना? बेसिकली नमक क्यों बना? बताओ जरा, क्यों नमक बना भैया? अगर कोई पहले से ही स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, जब दोनों ही स्टेबल हैं तो आपस में रिएक्ट ही क्यों किए? सॉलिड किससे? गैस से। बिल्कुल सही आंसर है कि सर यहाँ जो स्टेबिलिटी है ना वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नहीं है, यहाँ जो स्टेबिलिटी आई है वो स्टेट की वजह से आई है। इसका मतलब ये जो गैस है, ये जो गैस है, यस दे आर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू द स्टेट सॉलिड। ऐसा करने से जब भी एनर्जी रिलीज होती है उस रिलीजिंग एनर्जी का नाम है लटाइस एनर्जी, या प्यार से इसको किस नाम से पुकारेंगे? लैटिस एनर्जी। लटाइस एनर्जी या लैटिस एनर्जी एक ही बात है, प्रोनाउंसिएशन अंतर। वैसे सही प्रोनाउंसिएशन इसका लटाइस ही है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुद्दे की बात यह है प्यारे बच्चों, मुद्दे की बात यह है कि मैंने बोला सोडियम कन्वर्ट इनटू Na प्लस, Cl कन्वर्ट इनटू Cl माइनस, सोडियम प्लस प्लस Cl नेगेटिव कन्वर्ट इनटू NaCl प्लस लैटिस एनर्जी। जो रिलीजिंग एनर्जी है उसी का नाम क्या होगा सिद्धार्थ? यहाँ लटाइस एनर्जी या लैटिस एनर्जी। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना कृतिका, ध्यान से सुन बेटा, एक बार दोबारा रिटेन करते हैं, सुनो। मैंने बोला सोडियम गैस था, गैस में अनस्टेबल था 281, आपने एनर्जी दी वो स्टेबल हो गया 28 बन गया। क्लोरीन अनस्टेबल था 287, आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया उसने एनर्जी निकाली, ऐसा करने से स्टेबिलिटी मिल गई। अब एक Na प्लस है और एक Cl नेगेटिव है, ये दोनों ही आपस में अनस्टेबल हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड, क्योंकि दे आर गैसेस। तो पहले आपस में अट्रैक्ट करेंगे और अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करेंगे, उस रिलीजिंग एनर्जी का नाम क्या हो जाएगा बेटा जी? लैटिस एनर्जी। चलिए अगर मुझे कोई लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन आ जाए ऋषभ, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? डेफिनेशन सुनाइए जरा मुझे इसकी। मैं बोलूंगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, amount of energy released, the amount of energy released when 1 mole of, when 1 mole of solid is formed from their gaseous stable cation and anion, it is nothing but the lattice energy। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? मैंने बोला लेटेस्ट एनर्जी कुछ और नहीं है भाई, लेटेस्ट एनर्जी का मतलब है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम देयर गैसियस कैटायन एंड एनायन, दिस इज कॉल्ड लेटेस्ट एनर्जी, दिस इज कॉल्ड लेटेस्ट एनर्जी। क्या करके थोड़ा स्पीड में नोट करना बेटा इसको।
भूमिका कहाँ रह जाती है बेटा तू आजकल? मन्नत, भूमिका, फ्रॉम किससे बने? अरे अनमोल, अच्छा कुछ और गलत लिख दिया क्या? सॉलिड इज फॉर्म्ड, फ्रॉम्ड है बेटा, फ्रॉम FR है। ठीक है उनका, जो सर ने बोला वो समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात? चलो इधर आओ, इधर देखेंगे सभी और सीखने की कोशिश करेंगे सभी। सी हाँ, लैटिस बॉन्ड बनता ही आयनिक बॉन्ड में। एक्चुअली लैटिस बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड दोनों अलग बातें है ही नहीं। सी एक बात सुनेंगे भाई, सभी मैं क्या कह रहा हूँ तुम पूछो, पहले डाउट क्लियर कर लो अपना। डेल्टा अलग चीज है, डेल्टा इज डिफाइंड फॉर एनी एनर्जी। आई बात समझ में? सी इधर देखेंगे, इधर देख पार्थ, देख कितना सिंपल है पार्थ, इस बात को समझने की कोशिश कर। बोलो यहाँ एक एल्युमिनियम है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। एल्युमिनियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, तो क्या बना देगा ये? इस एल्युमिनियम की जो वैलेंसी रही वो कितनी रही थी? कोई पूछे आपसे इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम, इसका मीनिंग, अच्छा इस आयनिक बॉन्ड का नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी होता है, इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन एक मेटल नॉन मेटल को दे रहा है, इसी का नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। सही है मेरे भाई? अच्छा आप एक बात बताओ, लेटेस्ट एनर्जी के अंदर, अब थोड़ा दिमाग घुमाओ और तसल्ली पूर्वक जो मैं बोल रहा हूँ उसको प्रेशर ना समझ के तसल्ली पूर्वक सीखने की कोशिश करो। लेटेस्ट एनर्जी की पहली कंडीशन क्या है? एक मेटल को पहले आयोनाइज्ड करना पड़ेगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी कम से कम हो उतना अच्छा, जितनी कम होगी उतनी जल्दी वो प्लस बनेगा। बात सही है? Cl ने क्या काम किया था? इलेक्ट्रॉन को गेन किया था तो और अपनी एनर्जी को रिलीज किया होगा, तो वो रिलीजिंग एनर्जी जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छा। इसका मतलब ये है कि दो बड़े फैक्टर पता लग गए। पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मेटल मस्ट बी वेरी लेस एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द नॉन मेटल मस्ट बी वेरी हाई। क्या बात समझ में आई दोनों? इसके अलावा एक फैक्टर, हिडन फैक्टर, जो बच्चे नहीं जानते, यार क्या तुम्हें लगता है कि क्लोरीन Cl की फॉर्म में घूम रहा होगा? क्या तुम्हें लगता है कि सोडियम की फॉर्म में आराम से टहल रहा होगा? नहीं ना, पहले अपनी बॉन्डेड स्टेट में रहे होंगे। जैसे Cl फाइंड आउट हो रहा होगा Cl2 में, तो पहले यार उसको भी तो तोड़ के Cl में लाना पड़ेगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या चाहिए आपको? कम से कम। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? तीसरा फैक्टर क्या होता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बच्चे ध्यान से सुनेंगे सभी, जल्दबाजी करेगा नहीं, और मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% डेटा को सिखा दूंगा। सर इलेक्ट्रोवैलेंसी का मीनिंग क्या हो जाएगा? सर इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू फॉर्म या फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल फॉर मेकिंग कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। जैसे मैंने पूछा तुमसे भैया AlCl3 में इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ Al कितनी पाई जाएगी? 3। ऐसी कल को BeCl2 पूछ लो, कल को और कोई कंपोजिशन पूछ लो, तो आप लोग इजीली बता सकते हो, हाँ दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। सी अगला देखेंगे सभी, से कंडीशन फॉर ए आयनिक बॉन्ड या कंडीशन फॉर ए लेटेस्ट एनर्जी, है ना? देखो जरा ध्यान से, पहली कंडीशन, आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी वेरी लो, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल की है। तीसरी कंडीशन देखेंगे सभी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल। दो कंडीशन समझ में आई? पहला, आयोनाइजेशन एनर्जी मस्ट बी लेस और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द नॉन मेटल मस्ट बी हाई। तीसरी कंडीशन, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तुम्हें लगता है उतनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा? भाई क्लोरीन क्या काम कर रहा था? इलेक्ट्रॉन को गेन ही तो कर रहा था, और जितना जल्दी गेन करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा, और हमें तो गेन कराना है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चाहिए बेटा? नॉन मेटल की ज्यादा। नेक्स्ट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द नॉन मेटल मस्ट बी वेरी लेस। नेक्स्ट,
एंथैल्पी जो हाइड्रेशन जो लेटिस एनर्जी है वो जितनी ज़्यादा निकल रही होगी, इसका मतलब ये हो गया कि उतना ज़्यादा वो सॉलिड की फॉर्मेशन हो रही होगी, और जितना ज़्यादा सॉलिड बनेगा उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब देर आर 4 कंडीशन, आप किसी भी किताब में देखोगे तो 2 कंडीशन लिखी हुई है। पहली कंडीशन लिखी हुई है मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम, नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, जो कि टिपिकल कंडीशन है, जरूरी भी है। इसके अलावा आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि नॉन मेटल कभी भी Cl की फॉर्म में नहीं घूम रहा, वो Cl2 की फॉर्म में है। पहले उसको ब्रेक करके किस में लाना पड़ेगा? Cl में। तो वो जो एनर्जी है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दैट मस्ट बी लो एज पॉसिबल। नेक्स्ट हाई लेटिस एनर्जी। अब इस पॉइंट को लिखो भी ना लिखो भी एक ही बात है, ऑब्वियस बात है कि यार जब किसी की लेटिस एनर्जी ज़्यादा आ रही है तो ऑब्वियस है वो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन उसका क्या होगा? अच्छा ही होगा। ज़्यादा अमाउंट ऑफ लेटिस एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब ज़्यादा NaCl बन रहा है, ज़्यादा NaCl बन रहा है मतलब ज़्यादा आयनिक करेक्टर आ रहा है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? होप ये बातें नोट हो गई होंगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टॉप टू बॉटम सुनो भाई, साइज अगर बढ़ता है, समझा ना मुझे, मेटल का, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती होगी दोस्त? कम होती होगी। ये तो हो गया जी मेटल के लिए। अच्छा मेटल के लिए जस्ट आप ऑर्डर ऐसे भी लिख सकते थे कि सर साइज यहाँ पर क्या हुआ दोस्त? कम हुआ। कम हुआ तो ऑब्वियस है आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई होगी? बढ़ गई। अच्छा नॉन मेटल के लिए बोल के बताना जरा मुझे। सर नॉन मेटल कोई नई बवाल थोड़ी है, एक ही बात है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा जी, और साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? घटेगी, क्योंकि दुनिया की सभी एनर्जी टॉप टू बॉटम घटती हैं। और इसमें एक एक्सेप्शन था क्लोरीन और फ्लोरीन का, वो याद है? क्लोरीन की थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। छोटे साइज की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फील करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इंटरनली अप्रोच नहीं कर पाता है, नहीं आ पाता। जबकि लेफ्ट टू राइट देखूंगा तो ऑब्वियस यार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट क्या होगी? बढ़ेगी। कृपया करके नोट करें पहले ये फिर ये का मतलब मेटल एक्चुअली क्लस्टर फॉर्म में पाए जाते हैं, Na2 नहीं पाया जाता। कंपाउंड तो पाया जाता है लेकिन Na2 नहीं पाया जाता, समझ में आ रही? हाँ Na मिलता है हमें। कल टेस्ट है बच्चा आप लोगों का, ठीक है? जहाँ तक पढ़ा दूंगा वहाँ तक आएगा। अब हो ही गया, इसमें MOT रह गया और है ही क्या, सारा चैप्टर फिनिश ही हो गया है। चलिए भाई आइए भैया, लेटिस एनर्जी किस बात पर डिपेंड करता है? लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज। पहला काम करो भाई, लेटिस एनर्जी किस बात पर डिपेंड करेगा? भाई लेटिस एनर्जी में हो क्या रहा था बताओ। देखो एक Na+ था, एक Cl- था। अगर इनका अट्रैक्शन बहुत खतरनाक होगा, मतलब जब इनमें आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तभी तो लेटिस एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और उतना ज़्यादा क्या रिलीज होगी बेटा जी? एनर्जी रिलीज होगी। बात बेसिक है, सिंपल है। इसके अलावा साइज जस्ट इनवर्सली होगा यार। एक बात आपको बताऊं, मैं काम की बात सुनना चाहोगे तो सुनो, थोड़ा अद्भुत है लेकिन सीखने योग्य है। सी मान लो ये हमारे पास एलिमेंट है लिथियम, ये है सोडियम, ये है पोटेशियम, है ना? इसके बगल में आ जाओगे तो बेटा मांगे कन्या सुंदर। मान लो इसका साइज 1 था, मतलब 2 था, ये साइज 3 हो गया, ये साइज 4 हो गया। लेकिन जो टॉप टू बॉटम साइज तो बढ़ता है जैसे बढ़ता है डिसेंट, लेकिन लेफ्ट राइट साइज इतना घटता नहीं है। ये 2 है ना, तो ये 1.98 रहा, इसको तो भैया 1 हो जाना चाहिए था, लेकिन साइज इतना नहीं घटा। लेकिन चार्ज क्या होगा? मान ली Li+ है, लेकिन इसका जो चार्ज होगा जस्ट डबल होगा, 1.5 नहीं हो सकता। इसका मतलब जो चार्ज है ना वो हमेशा डोमिनेटिंग स्टेट में रहता है एज कम्पेयर टू साइज। ये बात मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ डाइपोल मोमेंट में, कि चार्ज जो है वो क्या रहता है बेटा? डोमिनेट रहता है एज कम्पेयर टू साइज। बोलो गेम समझ में आ रहा है? सर की कुछ बातों को सुनेंगे सभी। मैंने बोला लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज। ये Q1 Q2 कुछ और नहीं है भैया, चार्ज ही है। और चार्ज हमेशा से एक डोमिनेटिंग फैक्टर रहा है ओवर द साइज नॉर्मल केसेस के अंदर। कैसे केसेस के अंदर बेटा? नॉर्मल। चलिए सर साइज के बारे में बात कर लेते हैं। सर साइज आप लोगों को जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल बेटा। वहां जो होता था ना, देखो फजान रूल में क्या होता है
मैंने पहले ही बोला है आप लोगों को, पॉइजन रूल में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा मेटल का उतना ज्यादा अच्छा होगा, नॉन मेटल का भी जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो आप एक चीज समझें, पॉइजन रूल भले ही कोवेलेंट करेक्टर को बताता हो, लेकिन याद रहे हर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कौन सा करेक्टर होता है बेटा, आयनिक करेक्टर। और लैटिस एनर्जी और आयनिक बॉन्ड ऐसा नहीं है कि दोनों बिल्कुल एक ही बात है, बॉन्ड बनने के बाद की एनर्जी है ये, और उस एनर्जी की डिपेंडेंस को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप पढ़ते हुए दोनों को डिफ्रेंशिएट कर कर ही चलें। पेपर में आ जाए आयनिक करेक्टर में बताओ तो आप पॉइजन रूल से करके आए, पेपर में आ जाए कोवेलेंट करेक्टर किसका ज्यादा, आप पॉइजन रूल से करके आए, पेपर में आ जाए किसकी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा तो लेटेस्ट एनर्जी से करके आए। ये सेंस है, क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। नेक्स्ट बेटा जी साइज ऑफ एनाइन, देखो कुछ तो एनाइन होते हैं छोटे और कुछ एनाइन होते हैं बहुत बड़े। अभी तक किसी बच्चे ने टॉपिक को नहीं सुना होगा, चल जाएगा, लेकिन अब अगर ये बातें नहीं समझी ना तो भैया उसके लिए गड़बड़ होगी ही होगी। इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज बोर्ड की तरफ देखेंगे सभी बालक अपने। साइज ऑफ एनाइन में सबसे छोटा साइज होता है, या मैं कहूं दो प्रकार से एनाइन को डिफरेंशिएट कर दिया है सुहाना यहाँ पर। सबसे पहला है स्मॉल एनाइन और दूसरा है लार्ज एनाइन। स्मॉल एनाइन में हम लोग क्या क्या देखते हैं बच्चा, हम लोग देखते हैं H नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, छोटे छोटे, O-2, N-3, C-4, राइट। दिस इज आर स्मॉल एनाइन। जबकि बड़े जो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा मॉलिक्यूल, आप देख पा रहे हो SO4, NO3, HSO4 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, SO3 2 नेगेटिव और CL4 नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव भी बड़े में ही काउंट होते हैं, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज क्या हो जाता है बेटा जी, बढ़ जाता है। मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन लो। मैंने तुमसे बोला आज से छोटे एनाइन को बोलेंगे गरीब, ये दिमागी गरीब से मेरा मतलब है, मैं कोई मतलब ऐसे नहीं कह रहा, तुम ऐसा मत सोचना कि मैं इनके फाइनेंशियल टर्म में बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ दिमागी गरीब छोटे, और लार्ज एनाइन होंगे दिमागी अमीर। एक जी है और एक ए है, बोलो गेम समझ में आ रहा है। जो छोटे साइज के होंगे सर ने उनको जी बोला है, जो बड़े साइज के होंगे उनको सर ने क्या बोला, ए बोला है। आई नेगेटिव, Br नेगेटिव बड़े ही साइज के काउंट होंगे, बकाया सब में OH में भले ही 2 एटम हो, अदरवाइज सभी में आप देख रहे हो एक एक एटीएम, और यहाँ एक एटम से ज्यादा ही एटम है। सी लटाइस एनर्जी बतानी है। अब देखो भैया कैसे बच्चा कंफ्यूज होता है। सर सबसे पहला ये देखिए, क्या आपको लगता है SO4 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 कॉमन है, आया ना। नॉर्मली देखूंगा तो मुद्दे की बात आएगी, इस बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोन्शियम में से आप देखेंगे तो भैया किसका साइज बड़ा नजर आ रहा है मुझे, SR का। और साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, लेटेस्ट एनर्जी। आंसर तो हो चुका है, आंसर तो हो चुका है। लेकिन प्यारे बच्चों मेरा आप लोगों से अनुरोध ये है कि आप कभी भी साइज वाइज से ना देखें, सर की एक छोटी सी बात है उसको फॉलो कर लें बस। सी आपको एक बात बतानी है, बहुत ध्यान से देखना, इसका साइज छोटा है तो इसको बोलो गरीब है ये, और इसका साइज बड़ा है इसको बोलो जी अमीर है ये। नहीं यही बात समझ में। यहाँ आप इसको भी क्या बोलेंगे सर, यहाँ जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो ये अमीर है और ये भी क्या है बेटा जी, अमीर है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बार बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ इसको देख लीजिए भाई सभी, और इसको सीखने और समझने की कोशिश करें। इंपॉर्टेंट टास्क है बेटा जी। लेटेस्ट एनर्जी के आधार पर मैं जो है इसको देख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ एक मिस्टेक ये हुई है कि बच्चा समझ जाता है कि सर यहाँ देखो टॉप टू बॉटम साइज ऑफ मेटल तो बढ़ रहा है, माना मेटल का साइज बढ़ रहा है, लेकिन नॉन मेटल का भी तो साइज उसी रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। नहीं बात समझ में भाई, मेटल का साइज बढ़ा समझ में आता, साइज बढ़ा लेकिन चार्ज, चार्ज क्या रहा भाई, चार्ज बाई साइज रेशो है ना मेन, तो चार्ज बाई साइज रेशो, माना साइज बढ़ गया, चार्ज उस रिस्पेक्ट में क्या हो गया, कम हो गया। नहीं बात समझ में। तो इसका मतलब ये है कि आप जो लेटेस्ट एनर्जी का आंसर दोगे वो सर की ट्रिक को यूज करते हुए देंगे। देखो भैया बात ध्यान से सुनो, गरीब अमीर और अमीर अमीर, बताओ कौन बहुत अच्छे मित्र बनेंगे यहाँ इस समय। लॉजिक बात है भाई, तेरी दोस्ती अंबानी से हो जाए कितने दिन टिकनी है, बात समझ में आ रही है। 2 सेकंड में वो जान जाएगा भाई गरीब आदमी है तो
तो कुल मिला के बात ये है कि लेटिस एनर्जी को देखने के लिए सर की एक ट्रिक का आप लोग यूज करेंगे। अब क्या, आप एक मेटल देखेंगे, एक नॉन मेटल देखेंगे। आप देखेंगे नॉन मेटल में से ये गरीब है या अमीर है, ऐसी मेटल में देखेंगे गरीब है या अमीर है। टॉप टू बॉटम साइज, लेफ्ट राइट साइज से आप लोग अंदाजा लगा लोगे मेटल का। इसका मतलब जो जो अमीर अमीर हो उनको भैया एक साथ कर दो और बोल दो इनकी लेटेस्ट एनर्जी क्या मिलेगी यहाँ पर, ज्यादा। क्या शब्द समझ में आ गए? नेक्स्ट देखिए, मैंने बोला LIF, NAF, KF, RBF और F, CSF। आप जानते हो भाई, ये तो देखो जी गरीब तो है ही है, और टॉप टू बॉटम बेटा जी साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ से आप देख क्या पा रहे हो कि ये सर गरीब है और ये कौन है बेटा जी, अमीर है। साइज में इसका साइज क्या है, बड़ा है। तो यहाँ देखेंगे तो ये गरीब और ये भी गरीब है, बहुत बढ़िया। गरीब गरीब आदमी बहुत खुश रहता है आपस में। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये किसका ऑर्डर बता दिया सर ने, अगेन लेटेस्ट एनर्जी का। मनी का नहीं समझ में आया? मैंने क्या बोला है, आप सबसे पहला काम ये है लेटेस्ट एनर्जी को चेक करने के लिए आरोही, आप ये देखो नॉन मेटल छोटे साइज का या बड़े साइज का है। अपनी भाषा में बोले तो गरीब है या अमीर है, और मेटल ढूंढो कि गरीब है या अमीर है। अगर वो दोनों गरीब गरीब हैं, बहुत बढ़िया, दोस्ती टिकेगी। अमीर गरीब है तो कम मिलेगी। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सॉल्युबिलिटी में ये जस्ट उल्टा होता है, वहाँ अमीर और गरीब आपस में बहुत बढ़िया सॉल्युबल हो जाते हैं। बात भी सही है, अमीर गरीब को क्या कर देता है, सॉल्युबल कर देता है। नहीं, बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, सुना है आप लोगों ने? चलो मुद्दे की बात ये है कि हाँ चलो ऐसा होता होगा कुछ। इधर आ जाएंगे सभी। इन बिटवीन साइज एंड चार्ज, चार्ज इज ऑलवेज डोमिनेटिंग। सर ये कब लगेगा, जब भाई तुम्हारा मेटल यहाँ पर Na है और क्लोरीन यहाँ पर 1 है। यहाँ मेटल Mg है, क्लोरीन 2 है, Al है और ये 3 है। तो ऑब्वियस है ना यार, जब ऐसा है कि जब चार्ज ही बहुत बड़ा अंतर है तो आप यहाँ गरीब अमीर नहीं लगाओगे। रीजन क्या है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो 1 क्लोरीन है, वहाँ 2 क्लोरीन है, वहाँ 3 क्लोरीन। तो आप चार्ज देखोगे, सर यहाँ +1 था, यहाँ +2 और यहाँ +3 है। आप खुद बताइए, जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा उसकी लटाइस एनर्जी भी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? आप कहोगे बिल्कुल होगी सर। नेक्स्ट आ जाइए जरा, मैंने बोला NaF और Na2O और Na3N। ऑब्वियस है Na तो कॉमन है, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ F माइनस आएगा, O -2 आएगा, N -3 आएगा। साफ साफ पता लग रहा है जिसके ऊपर चार्ज चाहे पॉजिटिव में ज्यादा हो चाहे नेगेटिव में ज्यादा हो, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा उसकी लटाइस एनर्जी भी क्या मिलेगी, प्रार्थना, ज्यादा ही मिलेगी। मन्नत, पुनिका, दिव्यांशा, सुहाना, ऋषभ, प्रार्थना, आलिया, जरा बता बेटा मुझे, क्या सर की इतनी बातें तुझे पल्ले पड़ी क्या? क्या सर की इतनी बातें, आ जाओ भाई। सबसे पहली और सबसे सुंदर बात आगे की कहानी में समझने की कोशिश करेंगे सभी। आसान सा टॉपिक है, बेसिक सा टॉपिक है। सैटरडे और संडे वाली क्लास में मौत पढ़ाई जाएगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। संडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद थर्मो पढ़ लेंगे, इक्विलिब्रियम पढ़ सकते हैं, रेडॉक्स की टाइट्रेशन कुछ बच्चे बहुत दिनों से चिल्ला रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ निपटा ही देता हूँ उसको। वैसे कल मैंने पढ़ा दिया कुछ बच्चों को बिठा के, निपटा के खत्म कर देते हैं। एन फैक्टर, एन जिसका एन फैक्टर कमजोर रहेगा उसी को रेडॉक्स में दिक्कत आती है। उससे पहले एन फैक्टर पढ़ लो आप, एन फैक्टर की अपनी एक वीडियो है, उसको निपटा लो भाई। हमने वैसे जन वैसे 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 हर तरीके के एन फैक्टर पढ़ाए, एक बार पढ़ने की कोशिश तो कर। चले भाई आगे। अच्छा आप क्या सीखे, जब भी लेटेस्ट एनर्जी की बात करूंगा तभी कभी भी तेरे दिमाग में सवाल आ जाए ना, अरेंज इन द लेटेस्ट एनर्जी, तुझे एक बात सोचनी है बस, क्या? लेटेस्ट एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी जिसके कैटाइन का साइज भी बड़ा होगा और एनाइन का साइज भी क्या होगा बेटा, बड़ा होगा, या कैटाइन का साइज भी छोटा होगा और एनाइन का साइज भी छोटा होगा। इसको हजम करने में ना थोड़ा बच्चे को समय लगता है, हजम करो या ना करो, सवाल ठीक कराना बस, तरीका यही रखना। सही बात समझ में, तरीका यही रखना जो भी मैंने अभी बोला है, ठीक है तारुष? देख बेटा इधर देख,
ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ कि डेटा आपको क्लियर है। ओ माय गॉड, ये क्या चीज़ है यार? इसका नाम है सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। क्या नाम है इसका? सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। इधर देखेंगे सभी बच्चे, सी तुम्हारे जीवन में तुमने ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे Na और Cl, ये अपना जीवन बहुत प्यार से बिता रहे थे। आपने ऐसे आसपास काफ़ी बच्चे देखे होंगे या बॉयज एंड गर्ल्स देखी होंगी, बहुत आराम से अपना जीवन चल रहा था, आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों आपस में खुश थे। अचानक से ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुई किसी तीसरे को, है ना? ऐसा जनरली होता है, देख रहा होता है, बिल्कुल होता है सर, हमारे साथ हुआ है सर, है ना? NaCl आपस में खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे और इनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, किसको? वाटर को। तो वाटर ने क्या काम किया? वाटर ने इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। इसके ऊपर? सोडियम के ऊपर। लेकिन सोडियम तो बेटा सोडियम ही निकला। वो बोल रहा भाई हम क्लोरीन के साथ खुश हैं, ठीक है, हम तुम्हारे जाल में नहीं पड़ने वाले। तो क्या होगा बेटा जी? यहाँ पर ये इसको धोखा नहीं दे पाएगा क्योंकि प्लस प्लस चार्ज था। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लेकिन वाटर तो वाटर ही है, काफ़ी दिनों तक इसने इंतजार किया है, तो क्या काम करेगा? अब ये अपना हाइड्रोजन इसको ना देके ना ऐसे बैक साइड अटैक मारेगा, किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ। अरे गेम समझ में आ रहा? कमजोर कड़ी ढूंढ रहा है बेचारा, तो समझ जाओ आप लोग। जैसे ही क्लोरीन को पता लगेगा अच्छा दो पॉसिबिलिटी, तो एक काम करता हूँ कि बॉन्ड बना लेता हूँ। देखो जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं देनी चाहिए भैया, है ना? जेंडर बाइज्ड नहीं होना चाहिए। तो क्लोरीन क्या काम करेगा? इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। लड़के करते हैं ज़्यादा बदतमीजी, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। क्लोरीन क्या काम करेगा? इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब जैसे ही क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, अब तो भैया माथा इसका भी ठनकना शुरू हो जाएगा और बोलता माना तू नहीं तो कोई और सही। बोलो गेम समझ में आ रहा है? कितना बिल्कुल रिदम के साथ पढ़ रहे हो तुम लोग, है ना? तू नहीं तो कोई और सही। ये बॉन्ड टूटा। बॉन्ड टूटा कि नहीं टूटा? तो भाई अब इसका बॉन्ड H के साथ बन गया, इसका बॉन्ड इसके साथ बन गया। अब जब ये टूटे तो सोडियम को लगा था, क्लोरीन को लगा था कि अपना झमाझम बॉन्ड बनेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वाटर का मॉलिक्यूल अकेला होगा? नहीं। अब बाद में इसकी असलियत सामने आती है, ये तो बहुत सारे थे। नहीं समझ में आया? अरे गेम समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तो भैया बहुत हालत खराब हो जानी है इसकी। बोलो गेम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मैं कुछ नहीं सोच रहा, ये तुम सोच रहे हो नालायको। थोड़ा अच्छे दिमाग से बैठा करो क्लास में। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये क्या बन गया? अब ये गिर गया बेचारा। अब क्या होगा? गिर गया, परेशान हो रहा। सेम के सोडियम। सोडियम जैसे ही घर से बाहर प्यार ढूंढने निकला, तो बेटा जी यहाँ भी इसके साथ यही काम हुआ। किसको लगा? एक ही तो ऑक्सीजन है, चल जाएगा। पता लगा यहाँ तो बहुत सारे ऑक्सीजन है, कहाँ तक काम चलाएगा? नहीं यही बात समझ में? इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे ये शिक्षा मिलती है कि जैसे हो वैसे बने रहो। हाँ ठीक है, जिस हमारा ये काम नहीं है। चलो भाई आगे बात समझ में। हमारा काम केमिस्ट्री पढ़ाने का, ये शिक्षा देने का। अभी सुनो, काम की बात तो सुनी नालायको। जब सारा गेम सीख गए और जो सिखाना था वो नहीं सीख पाए। मैं कह रहा हूँ NaCl जब टूटा, तो टूटने से Na के अराउंड जो वाटर मॉलिक्यूल आया, तो Na को स्टेबिलिटी मिलती रही। ऐसा करने के लिए उसको एनर्जी अपने अंदर से क्या करनी पड़ेगी? रिलीज करनी पड़ेगी। उस रिलीजिंग एनर्जी का नाम ही हाइड्रेशन एनर्जी है। अगर वाटर के साथ ट्रीटमेंट है और किसी और सॉल्वेंट के साथ होता तो इसी का नाम सॉल्वेशन एनर्जी होती। क्या नाम होता है इसका? सॉल्वेशन एनर्जी। एक बार मैं दोबारा बोलूं, अगर सॉल्वेंट वाटर के अलावा मान लो बेंजीन है तो सॉल्वेशन एनर्जी, वाटर है तो हाइड्रेशन एनर्जी। शब्द आ रहे हो समझ में? कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि एक आयनिक बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है विद द हेल्प ऑफ ए सॉल्वेंट, तो आप उसको बोलते हो हाइड्रेशन एनर्जी। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं आप लोग? अब जरा अंग्रेजी पढ़ोगे तो शायद समझ में आ जाए, वरना समझ में नहीं आती इसकी डेफिनेशन।
व्हेनेवर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। व्हेनेवर एनी कंपाउंड जनरली आयोनिक और पोलर कोवलेंट is dissolved in polar solvent or in water, the different ion of the compound will get separated and will get surrounded by the solvent molecule. This process is called solvation or hydration. The energy release is called hydration or solvation energy. क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये कह रहे हैं कि जब कोई आयनिक कंपाउंड टूटता है और वाटर का मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल के सराउंड हो जाता है, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है उसी रिलीजिंग एनर्जी का नाम क्या होता है बेटा? सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एनर्जी। अगर इफ कंपाउंड इज सॉल्युबल, मान लो अगर कोई कंपाउंड सॉल्युबल हो गया जी पानी में, NaCl डिजॉल्व इन द वाटर, तो इसका मतलब क्या हुआ? NaCl ने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया। पहले NaCl सॉलिड था, अब महाराज कन्वर्ट हो गए किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो उस केस में हाइड्रेशन एनर्जी क्या मिलेगी? ज्यादा, और लेटिस एनर्जी क्या मिलेगी? कम। सुन ए बी और बी है, सुन भाई, ये ए बी और ये बी सी है। मैं तुमसे कहूँ इन दोनों को डिजॉल्व कर दो, तुम कहना एक बात बता, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है या सॉल्वेशन एनर्जी? इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है या फिर लेटिस एनर्जी ज्यादा है? अगर लेटिस एनर्जी ज्यादा है तो इट विल रिमेन इन सॉलिड, वो नहीं जाएगा भाई इसके साथ। अगर यहाँ पोटेंशियल बहुत तगड़ा होता, जबरदस्त बॉन्डिंग है, तो ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होता। लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही थी। बोलो गेम समझ में आ रहा है? उसका फायदा उठाया किसने? पानी ने, और पानी ने बॉन्ड बना दिया। जल्दी से जल्दी इसको करने की कोशिश कीजिए भाई सभी, स्पीडली नोट इट डाउन। बोलो बातें समझ में आई क्या? आलिया शर्मा, सुहाना, ऋषभ, मन्नत, गुनिका, दिव्यांशा, ध्रुव, आरोही, क्या बच्चे बातें समझ में आई आपको? बोलो। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पानी के रिस्पेक्ट में कम। सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट ज़्यादा मिलेगा कि नहीं सॉल्यूट से? नहीं। देखिए भैया आगे और चीज़ों को सीखिए। है बेटा, ऊपर मैंने क्या लिखा है? सॉल्युबल। मैंने लिखा है अगर किसी की हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। चलो बेटू आगे, इधर आ, आगे बढ़े। अब देख जरा, इसके बाद आपके पास जो टर्म आती है उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ सॉल्वेशन। भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आता है हाइड्रेटेड रेडिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनो इधर आ, मैं तुझसे कहूँ बेटा, ये जो NaCl था ये जब टूटा तो किस में टूटा? Na प्लस और Cl नेगेटिव में, और पानी ने इसको घेर लिया। मैं मान लेता हूँ कोई एक एक्स मेटल है या कोई भी एक मेटल है, और उसको अगर पानी घेर रहा है चारों तरफ से, तो पता है क्या होता है? यहां से टाइप ऑफ स्पीयर बन जाता है, और उसका जो रेडियस होता है ना, इसी रेडियस को बोला जाता है हाइड्रेटेड रेडियस। क्या नाम होता है इसका बेटा जी? हाइड्रेटेड रेडियस। शब्द समझ में आ रहे हैं आपको? बेसिक बात है। अच्छा मेरा एक सवाल है आप लोगों से, अगर आप बता पाओ तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस प्लस पर का साइज बहुत छोटा होगा, यानी कि अगर इस प्लस का साइज जैसे मान लो लिथियम हुआ ये, और ये सोडियम है, आप जानते हो ना किसका साइज क्या मिलेगा आप लोगों को? छोटा। इसका अगर दोस्त इसका साइज छोटा है ना, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके पास वाटर मॉलिक्यूल और ज़्यादा चिपकेंगे। क्यों 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 वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा आएंगे इसके पास? क्योंकि सर इसके पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि चार्ज बाय साइज रेशो ज़्यादा है।
नहीं आई बात समझ में? और चार्ज बाय साइज रेशो ज़्यादा है तो सर निश्चित है कि यहाँ पर जो स्पीयर बनेगा, यहाँ पर जो रेडियस बनेगा वो बेसिकली ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू किसी और बड़े आयन। इसका मतलब सीधा सीधा जो मैं समझ पाता हूँ वो ये समझ पाता हूँ कि जो हाइड्रेटेड रेडियस है, हाइड्रेटेड रेडियाई है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा आप लोगों को लिए क्या मिलेगा बेटा जी, इसके अराउंड जो है मॉलिक्यूल आ पाएंगे, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि यार एक दो वाटर आ गए तो वाटर वाटर को रिपेल करेगा, करेगा, लेकिन ये हाइड्रेटेड फॉर्मेशन है तो भी इसको आयनिक रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा माना जाता है। आयनिक रेडियस के रिस्पेक्ट में तब भी क्या माना जाता है, छोटा। सी काम की बात सुनेंगे, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको पकड़ेंगे एक बार। सी सर नहीं समझ में आया, मान लेता हूँ भैया नहीं आया होगा। ये लिथियम प्लस है, ये सोडियम प्लस है, ये पोटेशियम प्लस है, ये रुबिडियम प्लस है। अगर इनको मैं देखता हूं तो यहां पर अगर मैं तुमसे नॉर्मली साइज का ऑर्डर पूछूं, नॉर्मली मुझे बताओ इफ द स्टेट इज गैसियस तो इनका क्या ऑर्डर रहेगा, ये साइज का ऑर्डर है, जल्दी से बताइए मुझे। ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। बेटा मैंने एक्वस का साइज पूछा है, बता जरा। अगर भैया कहीं स्कूल में मत बोलने लगना क्योंकि मैडम ये गरीब है और ये भी गरीब है, ऐसा मत करना, कोई मारेगा तुम्हारे भी और हमें भी दो चार सुनाएगा। कहाँ पढ़ रहे हो तुम लोग? ये गैस है, गैस है, गैस है, गैस है। हाँ पढ़ने से याद आया, सही तरह लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम लगा लेते हैं। बेटा टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है यार, बढ़ता है। टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है बच्चा, बढ़ता है। और बच्चा अगर मैं सेम सवाल ऐसे घुमा देता, मैं बोल देता Li प्लस एक्वस, सोडियम प्लस एक्वस, और यहाँ पर पोटेशियम प्लस एक्वस और Rb प्लस एक्वस, तो क्या आप लोगों का आंसर नहीं बदल जाएगा साइज के रिस्पेक्ट में? सर पिक्चर बदल गई। लेकिन याद रहे ये साइज नॉर्मल साइज है और ये साइज, इस साइज का नाम होता है हाइड्रेटेड रेडियस। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं है? और उसके पीछे का लॉजिक क्लियर है, सीधा सीधा सा, बहुत बेसिक है, बहुत आसान है। मुझे पूरा भरोसा है आपने अगर स्कूल में टॉपिक पढ़ा है तो नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। इसको जो है पढ़ाते कम है। चलें आगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे कह दूं अनंत अंबानी, अनंत अंबानी है ना वो जो अभी अभी जो पूरा उनका भव्य ब्याह हुआ है, 1 साल जिनकी शादी चली है, है? उस शादी से तुमने कमाया है? उनने कमाया होगा, ऑब्वियस है वो तो, ऑब्वियस बात है। ये तो पॉलिसी होती है बड़े लोगों की, कुछ भी काम करो कमाओ उस चीज़ से, वो बिजनेस माइंडेड होते हैं। लेकिन सुनो मेरे काम की बात सुनो, मैं तुमसे ये कह दूं कि अपने इसकी क्या नाम है इस बच्चे का, वरुण, वरुण की रेस करवा दूं अनंत अंबानी से, बताओ कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? वरुण, ऑब्वियस बात है। क्यों? क्यों जीतेगा? पहले सवाल का आंसर दे। तूने कैसे कह दिया भाई वो जीते, वो नहीं जीतेगा, ये जीतेगा? साइज, मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे मोबिलिटी क्या हो जाएगी, मूवमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब कोई तुमसे पूछे आयनिक मोबिलिटी तो मेरा सीधा सा आंसर होगा आयनिक मोबिलिटी इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेटेड रेडियस। शब्द समझ में आ रहा है? हाइड्रेटेड रेडियस मतलब जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका साइज ऑटोमेटिकली बड़ा होगा, और जिसका साइज बड़ा होगा उसका आयनिक रेडियस क्या बोले, आयनिक मोबिलिटी क्या रहेगी दोस्त, कम रहेगी। शब्द, भावनाएं, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं होना चाहिए। आयनिक मोबिलिटी क्या, कैसी बात कर रही है? मैंने पूरा बेसिक से पढ़ाया बेटा। आयनिक मोबिलिटी साइज के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? मैंने क्या बोला है अभी कि रेडियस और साइज आपस में डायरेक्टली है ना, जिसका साइज बड़ा होगा मतलब उसका आयनिक रेडियस क्या होगा, बड़ा। ये तो सेंस है ना। अगर आयनिक रेडियस बड़ा मतलब मैं बहुत मोटा हो जाऊं तो मतलब मैं दौड़ पाऊंगा नहीं ना, तो मेरी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। मोबिलिटी का मतलब कुछ और नहीं, मूवमेंट ऑफ आयन ही है।
क्या बात समझ में आई क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट बताना जरा मुझे। ऋषभ, तू बातें नहीं करता यार मुझसे। ऋषभ बता जरा। प्रार्थना, ऋषभ, आरोही, समझ में आया कॉन्सेप्ट या नहीं आया बेटा? चलो आ गया हो तो एक बात और समझा दो मुझे। आ गया हो, ये नोट कर लिया होगा, एक बात और समझा लो। अच्छा एक बात बताओ, जो मूव ही नहीं कर पा रहा उसकी कंडक्टिविटी कैसी होगी, कम या ज्यादा? कम। ऑब्वियस बात हो गई कि सर कोई मुझसे पूछेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो मैं कहूंगा भैया ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके? हाइड्रेटेड रेडियस के। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जस्ट इनवर्सली हाइड्रेटेड रेडियस। बोलो गेम समझ में आ रहा है? ये सोडियम है, मैग्नीशियम है और ये एल्युमिनियम है। एक सोडियम है, एक मैग्नीशियम है, एक कौन है अपने पास? एल्युमिनियम है। आपसे कोई पूछे कि भाई इफ दे आर इन द गैसियस स्टेट, तो बस मेरा एक सवाल है तुमसे, अच्छा गैसियस क्यों, अब मुझे क्या बना लेना चाहिए, इसको एक्वस बना लेना। इफ दे आर इन द एक्वस स्टेट, तो पहले तो ये बताओ ये लेफ्ट टू राइट है या टॉप टू बॉटम है? लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है दोस्त? घट जाता है, तो मतलब चार्ज डेंसिटी और ज्यादा क्या हो जाती है? बढ़ जाती होगी। मतलब भाई का आयनिक रेडियस, सॉरी हाइड्रेटेड रेडियस क्या मिलेगा? मैक्सिमम। तो हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर तो ये हो गया दोस्त। अब चाहे आयनिक कंडक्टिविटी पूछने, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट, आयनिक क्या पूछता था वो, आयनिक मोबिलिटी पूछे या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछे, ये पिक्चर ऐसे इनवर्सली होगी। बोलो हाँ या ना में जवाब दे दो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये? हाँ तो फिर क्या दिक्कत है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का साइज से कोई लेना देना थोड़ी है कि जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो साइज भी बराबर हो जाएगा, नहीं। आइसो इलेक्ट्रॉन होना और प्रोटॉन में थोड़ी ना कोई अंतर पड़ा बेटा। अब तुम्हें सर की एक बात याद रखनी पड़ेगी, जो सॉल्युबिलिटी है, क्या बोल रहे हैं सर? सॉल्युबिलिटी, सुनो, सॉल्युबिलिटी इज जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन एटॉमिक रेडियस। मैंने डिफरेंस इन रेडियस बोला है, कोई मैंने हाइड्रेटेड वर्ड यूज नहीं किया, मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, मैंने बस बोला है आपसे। इसको लिखोगे भी नहीं अभी, यहाँ लिखोगे जो लिखा हुआ है। डिफरेंस इन एटॉमिक रेडियस या डिफरेंस इन रेडियस के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और सर का एक नियम यहाँ पर याद रखेंगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो अच्छे दिमाग वाले बच्चे आपको परेशान करेंगे ही करेंगे भाई। जैसे समुद्र में बड़ी मछली भूख लगने पर छोटी मछली को खा जाती है, ऐसे ही सॉल्युबिलिटी के सवालों में अमीर गरीब और अमीर गरीब को एक साथ रखना होता है। भाई गेम समझ में आ रहा है? क्योंकि अमीर जो है वो गरीब को समझ रहे हो भावनाओं को, मतलब मैं ऐसे शब्द यूज नहीं करना चाह रहा, अंदर से ही बेकार लग रहा है भाई क्या बोल रहा हूँ मैं। गेम समझ में आ रहा है? चलो बताओ, पहले सवाल का आंसर बताएंगे। इसमें क्या देखना है बेटा? LIF, भैया ये तो है ही गरीब, ये भी क्या है बेटा? गरीब। गरीब गरीब है भाई, कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं दिक्कत है यहाँ। यहाँ क्या है? ये गरीब और ये कौन है बेटा? अमीर है। सॉल्युबिलिटी पूछी थी, बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ऐसे ही अगला निकालो, ऐसे ही अगला निकालो, ऐसे ही अगला निकालो, निकालते रहो। सोचो भैया, पहला और दूसरा, वो बी है बेटा, बी, नॉट बी है, बी, बेरिलियम। भाई पहले सवाल का आंसर एक बार कर लेते हैं। क्या है इस सवाल का आंसर दृष्टि? पहले वाले सवाल को तो कर चुके हम लोग, दूसरा सवाल कर लेते हैं। कौन बताएगा बेटा? बताओ। ये ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत सुस्त हैं यार, यार तुम खत्म ही हो क्या बिल्कुल? मतलब ऑफलाइन वाले बच्चे बिल्कुल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ देखो ये बी है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, बड़ा है, ये अमीर है, और ये भी क्या है? अमीर है भाई, ये तो सबसे कम होगा, खत्म। ये Li2O में आ जाओ, यहाँ क्या देखेंगे सर? यहाँ O-2 है, ये तो गरीब है सर। और अगर ये गरीब है तो ये भी क्या है बेटा? अमीर है। ये बॉन्डिंग सबसे बढ़िया, क्योंकि हम लोग सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, लैटिस एनर्जी देखते हैं। जस्ट मजा आ गया, माथा नहीं लगाना पड़ रहा, आसानी से आप लोग जो है अमीर गरीब करके
हीन भावनाओं से क्वेश्चंस को कर रहे हो, है ना। ऐसे मत सीखो, गलत चीज मत सीखो, ठीक है। चलो, मैंने थोड़ी सिखाई बेटा, मैंने तो कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए कहा है। आदमी मनुष्य गरीब होता है दिमाग से, फाइनेंशियली जो है ना वो अनस्टेबल होता है। आई बात समझ में। गरीब दिमाग से होता है, समझो इस बात को। ये क्या है बेटा, गरीब है, ये क्या है, अमीर है, बस खत्म, सब कुछ बढ़िया है बेटे। अब तू अभी धीरे धीरे आप पढ़ो तो पता लगेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आएगी ना तो बच्चे ऑर्गेनिक में रोते हैं और अपने बच्चे ऑर्गेनिक में प्रसन्न होते हैं, रिलैक्स होते हैं। अरे सर कुछ सब कुछ आता है हमें, ऐसे फील करते हैं। MgF2, CaF2, SrF2 और BaF2, बताइए जरा बेटा, सुन नहीं रही तू मेरी बात। ये कैसा है, छोटा मतलब गरीब, और ये कैसा है बेटा, ये गरीब है, और ये कैसा है बेटा जी, ठीक है। इधर आओ, LiClO4, और ये ऐसा कुछ है भाई, ClO4 नेगेटिव, भाई ये तो बहुत बहुत अमीर है, और ये भी अमीर है, तो ये आंसर हो गया नहीं। लेकिन प्यारे बच्चों नीचे वाले सवाल में आप पक्का फंसोगे, इसलिए ध्यान से देखो। इन फर्स्ट ग्रुप, पहले ग्रुप के जो बाइकार्बोनेट है, सुन ले, पहले ग्रुप के जो बाइकार्बोनेट हैं उनमें लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से डोमिनेट हो जाती है। यही रीजन है वहां गरीब अमीर नहीं, गरीब गरीब और अमीर अमीर हो जाता है। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? मैंने वही बोला, इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट जो बनते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड में बेसिकली बोल देना चाहिए, तो लिथियम लैटिस एनर्जी इज मोर देन दैट ऑफ द हाइड्रेशन एनर्जी। उस केस के अंदर ऑर्डर को जस्ट क्या कर देंगे हम लोग, रिवर्स कर देंगे इस पर्टिकुलर केस में, बस बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में, बाकी सब में चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होते हैं बेटा, CO3। जैसे ये बेरिलियम देखा ना, अगर ये फर्स्ट ग्रुप का होता ना मैं बदल देता इसको, आई बात समझ में। फर्स्ट ग्रुप के बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में लेटेस्ट एनर्जी डोमिनेट कर जाती है। एडवांस का सवाल है सीधा सीधा। तो यहाँ आप जो देख रहे हो ना कि ये तो सर अमीर है और ये भी क्या है जी, अमीर है, लेकिन आंसर इस सवाल का नहीं यही होगा, अमीर अमीर, यही तो था। होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूं प्यारे बच्चों। यस, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी है, पता है तो रीजन वही है कि लेटेस्ट एनर्जी डोमिनेट कर रही है, तो जो लेटेस्ट एनर्जी पर बेस्ड है वही आंसर होगा। लेटेस्ट एनर्जी डोमिनेट करती है फर्स्ट ग्रुप के अंदर, क्योंकि फर्स्ट, सुनो ना, फर्स्ट ग्रुप है कार्बोनेट जो होते हैं ना, कार्बोनेट बेसिकली अनस्टेबल चीज़ें होती हैं, स्टेबल नहीं होती, और फर्स्ट ग्रुप का मेटल भी क्या अनस्टेबल है। तो उस केस के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा डोमिनेट कौन कर जाता है, लटाइस, जो बॉन्ड है वो स्टेबल बॉन्ड बन जाता है। आगे बढ़े, होप ये बातें आपको समझ में आ गई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार बताओ मुझे जल्दी से जल्दी, कितने बच्चों को क्लास समझ में आ गई आज पूरी?